हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। मैं हूं अमित शुक्ला। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है, इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, इससे संबंधित केसेस कौन से हैं, क्या इनके प्रॉन्स है, क्या कौन से, क्यों हमारे संविधान में क्यों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को तवज्जो दिया था, रादर अभी जो हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलने लगा है ऐसा क्यों किया गया, दोनों में क्या अंतर होता है। और हम फिर से कह रहे हैं कि हमारा जो ये पढ़ाने का मकसद होगा ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा कि किस तरीके से आप चीजों को एग्जाम में एक्सप्रेस करें। और इसीलिए मेरे पॉइंट्स बहुत मतलब टू द पॉइंट होंगे, प्रिसाइज होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे जो मेंस के एग्जाम में आपको काम आते हैं। हाँ, इसके दौरान बहुत सारे प्रीलिम्स के पॉइंट आपको मिलेंगे, तो आप ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो फर्जी की बातें नहीं करेंगे, केवल वही बातें करेंगे जो हमारे एग्जाम में काम की है। ओके, तो समझते भाई कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है ना। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और ये क्या है, विधि की देय प्रक्रिया, विधि की देय प्रक्रिया। तो विधि की देय प्रक्रिया जो सिद्धांत है ये कहां से है, ये सिद्धांत है यूएसए में, यानी यूएसए की जुडिशरी जो काम करती है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे करती है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, और ये क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सिद्धांत मेनली कहां का है, यूएसए का। इंडिया ने जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिया है वो कहां से लिया है, जापान से लिया है। अंतर पहले हम समझ लें, बेसिक अंतर दोनों में क्या होता है। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि जो भी एग्जीक्यूटिव ने किसी इंसान के साथ जो एक्शन दिया है अगर वो कानून के अनुसार है तो फिर उसके पीछे जुडिशरी नहीं जाएगा कि कानून सही है गलत। हाँ, जो प्रोसीजर मेंशन किए गए हैं वो प्रोसीजर फॉलो हुए हैं कि नहीं, यानी ये विधायिका को किसी कानून बनाने या बनाने से नहीं रोकता है, लेकिन ये कार्यपालिका को मनमाने तरीके से काम करने से रोकता है। और क्या इंश्योर करता है कि आप अगर किसी इंसान के उसकी पर्सनल लाइफ और उसकी लिबर्टी और उसका लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप करिए, लेकिन उसके लिए क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किए गए हैं, यानी अगर विधि ने कुछ प्रक्रिया स्थापित की है उन्हीं का पालन करके आप किसी व्यक्ति को उसके जीवन के अधिकार से वंचित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके कुछ क्राइटेरिया है। इसी तरह विधि की देय प्रक्रिया क्या करती है, वो ना केवल विधायिका को मनमाने ना केवल कार्यपालिका को मनमाने ढंग से कार्य करने से रोकती है, बल्कि विधायिका को भी ये कहती है कि आप कोई भी लॉ ऐसा नहीं बना सकते जो अनरीजनेबल हो। तो ध्यान रखना है, फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, ये विधायिका को अनरीजनेबल लॉ बनाने से नहीं रोकता, केवल किस बात से रोकता है कि कार्यपालिका मनमाने ढंग से काम ना करे। अगर कोई कानून है किसी को अरेस्ट करने का, प्रिवेंटिव डिटेंशन का, तो उसके फिर उसमें छेड़छाड़ हमारी जुडिशरी नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया गया है। इसमें क्या है, अगर कोई लॉ अनरीजनेबल है, अनजस्ट है, फेयर नहीं है, तो जुडिशरी सीधे उस लॉ को ही क्या कर सकती है, डिसबैंड करा सकती है, हटवा सकती है, बोल देगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो समझिए क्या है, तो भारत में क्या है, भारत में प्रारंभ में चलता था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कहां से लिया गया है, जापान से लिया गया है। इससे संबंधित आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो कि आर्टिकल 21 जो हमारा जीवन का अधिकार है ना, तो उसमें ये है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ आर पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को पालन करने के सिवाय आप किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते। ये हमारा इंट्रो हो जाएगा, है ना, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये क्या करता है, ये करता है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम आर्बिट्रेरीनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव नॉट लेजिस्लेचर। ये हमें एग्जीक्यूटिव के मनमाने तरीके काम से बचाता है, ना कि विधायिका से, है ना। तो कहा गया है कि
नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हैज बीन फॉलोड। तो है क्या प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, किसे हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं? तो लिखिए, इट इज कंसिस्ट ऑफ थ्री पॉइंट्स। इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 पॉइंट्स। ये 3 बिंदुओं से बनता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है? पहली चीज, अगर आप किसी इंसान को उसके जीवन के अधिकार से वंचित कर रहे हैं तो उसके लिए कोई कानून होना चाहिए। तो देयर शुड बी अ लॉ, देयर शुड बी अ लॉ, एक कानून होना चाहिए। दूसरा, दैट लॉ शुड बी वैलिड, दैट लॉ शुड बी वैलिड, शुड बी वैलिड, वो कानून वैलिड होना चाहिए। तीसरा, प्रोसीजर mentioned under this should be strictly followed, should be strictly followed। जो भी उसमें प्रोसीजर्स दिए गए हैं उनको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो अगर किसी इंसान को उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो केवल ऐसा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है। और क्या है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? अगर कोई कानून इन 3 शर्तों को पूरा करता है तो फिर वो कानून अपने आप में ठीक है। तो उस कानून को बनाने से या विधायिका के इस कार्य में हस्तक्षेप जुडिशरी नहीं कर सकती। क्या है वो 3 कानून? कि मतलब किसी इंसान को उसके जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का फॉलो किया जाए। और क्या है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? कि जब किसी इंसान को उसके जीवन के अधिकार से वंचित कर रहे हैं तो लॉ को इन 3 टेस्ट को पास करना होता है उस एक्शन को, कि देयर शुड बी अ लॉ, वैलिड होना चाहिए, और तीसरा क्या है, उसमें जो प्रोसीजर मेंशन किए गए हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलोड किया जाना चाहिए। इफ एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन passes in these 3 tests, then the personal liberty and life of any individual person can be deprived if he proved guilty, है ना। तो ये हो गया क्या? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो हमें क्या ध्यान रखना है? ये आपको कार्यपालिका के मनमाने पूर्ण कार्य से बचाती है लेकिन विधायिका के मनमाने पूर्ण कार्य से नहीं बचाती, क्योंकि इसमें 3 टेस्ट ही फॉलो होने चाहिए। रिलेटेड केस कौन है? रिलेटेड 2 केस है, रिलेटेड 2 केस है। एक है आपका ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1951, स्टेट ऑफ मद्रास 1951। ये किससे संबंधित था? ये आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित था। किससे संबंधित था? प्रिवेंटिव डिटेंशन। एक तो ये केस हो गया, और दूसरा केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। दिस वॉज रिलेटेड टू मीसा। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है ये हम समझ गए कि अगर कोई कार्यपालिका का एक्शन इन 3 टेस्ट को पास करता है ना, तो फिर उसके किसी इंसान के जीवन के अधिकार को वंचित किया जा सकता है। और ये केवल आपको कार्यपालिका के मनमाने पूर्ण कार्य से बचाता है, विधायिका के नहीं बचाता। सो फिर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? इन ड्यू प्रोसेस लॉ में ये जो 3 अधिकार हैं ये तो होने चाहिए, और 4th टेस्ट भी पास होना चाहिए। वो 4th टेस्ट क्या है? लॉ शुड बी रीजनेबल, लॉ शुड बी रीजनेबल, लॉ शुड बी रीजनेबल, तर्क संगतता होनी चाहिए, है ना। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या हो गया? 4 चीजें हो गई। देखो, पहला क्या हो गया? देयर शुड बी अ लॉ। दूसरा क्या हो जाएगा? दैट लॉ शुड बी वैलिड। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रोसीजर मेंशन्ड अंडर लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड। और चौथा क्या हो जाएगा कि उसमें क्या होना चाहिए? रीजनेबलनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रीजनेबलनेस होना चाहिए, तर्क संगतता होनी चाहिए। तो जब इन 3 टेस्ट के साथ में 4th टेस्ट भी पास हो जाए तो उसे हम बोलते हैं, ये 4th टेस्ट भी पास करना पड़ेगा, तो उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी किसी इंसान को उसके जीवन के अधिकार से वंचित केवल तभी किया जा सकता है जब ये 3 नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत कानून में तर्क संगतता होनी चाहिए। यानी वो किसी कानून को सही या गलत है इस ढंग से भी जांच सकता है कि वो लॉजिकली सही है कि नहीं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किसी कानून को सही है या गलत है वो उसके लॉजिक के आधार पे सही नहीं कर सकता, सही या गलत ठहरा नहीं सकता। यहाँ पे 4th टेस्ट भी पास होना चाहिए। अब इसमें आता है कि क्या भारत में
प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो हो रहा है या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हो रहा है। तो इनिशियली हमारे देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन होता था, लेकिन मेनका गांधी केस जो टर्निंग पॉइंट है वो क्या है, मेनका गांधी केस 1978। इस केस में क्या था, इस केस में जुडिशरी ने कहा कि देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द आर्टिकल 14, 19 एंड 21 कि अनुच्छेद 14, 19, 21 में बहुत धनात्मक संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। वो क्या है कि कहते हैं कि अगर हमारी लेजिस्लेचर विधायिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो आर्टिकल 21 का वायलेशन कर रहा है, तो ऐसा कोई कानून अगर अनुच्छेद 21 के अलावा अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों में से किसी अधिकार का उल्लंघन करता है ना, तो ये फिर आर्टिकल 14 का भी वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये अनरीजनेबल हो जाएगा। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस ये आर्टिकल 14 का एसेंस है। तो समझिए, मैं फिर से बता रहा हूं। इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन आर्टिकल 14, 19 एंड 21। और आगे अगर एक्सप्लेन करें तो ये होता है कि इफ एनी लॉ डिप्राइविंग अ पर्सन फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, if that law violates any fundamental right mentioned under article 19, then it should be reasonable, it should pass the test of reasonableness, and which is the essence of article 14। article 14 में दो चीजें हैं, एक तो है राइट टू इक्वालिटी और दूसरा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरीनेस। यानी अनुच्छेद 21 को समाप्त करने के लिए बनाया गया कोई भी कानून अगर अनुच्छेद 19 में वर्णित किसी अधिकार का उल्लंघन करता है तो उसको तर्क संगतता की कसौटी पर भी पूरा उतरना होगा, जो कि अनुच्छेद 14 का सार है। ये समझ में आ गया। आर्टिकल 14, 19 और 21 में क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है। ये किस केस में कहा गया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। तो मेनका गांधी केस में क्या सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी कि पहला ये था कि लॉ शुड बी फेयर, राइट एंड जस्ट, कि जो भी कानून होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए, राइट होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस शुड बी इंश्योर्ड। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। क्या कहता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, उसमें दो सिद्धांत आते हैं। एक आता है नेमो जुडेक्स काजा सुआ, और दूसरा आता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। क्या इसका अर्थ है? नेमो जुडेक्स काजा सुआ को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन केस। आप स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकते। देखो, प्राकृतिक न्याय तो होगा ना कि दो लोगों के बीच झगड़ा हो रहा है तो उसका समाधान करने वाला रेफरी कोई तीसरा ही होना चाहिए। अगर इन दो में से कोई एक रेफरी बन जाएगा तो अपने आप को विजेता घोषित कर देगा। तो ये पहला चीज क्या है कि लॉ शुड बी फेयर, राइट एंड जस्ट, और दूसरा क्या है, लॉ शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। उसमें क्या है, दो तीन बातें हैं। पहला क्या है, नेमो जुडेक्स काजा सुआ, यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन केस। दो के बीच झगड़ा हो तो रेफरी कोई तीसरा ही होना चाहिए। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका अर्थ है हियर द सेकेंड पार्टी एज वेल। ऐसा ना हो कि आप अपना ही पक्ष रखते रहे, सामने वाले को पक्ष ही ना रखने दें और आप पहले सेंटेंस से ये कहना से कहते हैं आप तो गलत हो, आपका दोष सिद्ध हो चुका है, आपको बात रखने की आवश्यकता नहीं। और तीसरा, अथॉरिटी शुड एक्ट बोनाफाइड, यानी जो भी अथॉरिटी हो उसको बहुत ही वास्तविक और जेन्युइन तरीके से न्याय करना चाहिए। तो ये तीन चीजें फॉलो होनी चाहिए। तो मेनका गांधी केस में क्या कहा था कि देयर इज ए रिलेशन बिटवीन 14, 19 एंड 21, सो इफ एनी लॉ वायलेटिंग depriving any person from his life and personal liberty mentioned article 21, if it violates any provision mentioned under article 19(1), then that law should pass the test of reasonableness, which is the essence of article 14. So this is how 14, 19 and 21 are correlated। और फिर उन्होंने अपना फाइंडिंग्स क्या दिया कि जो भी लॉ होना चाहिए that should be fair, right and just, and second the principle of natural justice should be followed। So from Menka Gandhi case onwards, in India our judiciary is following due process of law। तो in India right now procedure established by law is due process of law। I hope ये आपको प्रोसीजर established by law, due process of law समझ में आया होगा। तो कौन हमारे न्यायपालिका को ज्यादा अधिकार देता है किसी कानून को सही या गलत ठहराने या जांचने के लिए? वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, चूंकि ये किसी कानून को सही गलत ठहराने के लिए फोर्थ टेस्ट भी पास करने को बोलता है, और वो क्या है,
तर्क संगतता का होना, यानी लॉजिक के आधार पे भी किसी कानून को सही या गलत ठहराया जा सकता है। हमने कहां से लिया? जापान से। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां का है? यूएसए का। इसीलिए यूएसए की जुडिशरी को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग जुडिशरी माना जाता है। ठीक, क्यों हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया? उसका पहला आंसर तो क्या है कि इट विल बी टायरेनी ऑफ द अनइलेक्टेड ओवर द इलेक्टेड। तो आखिरकार हम जनता का शासन है ना, तो जो वो वहां पे सरकार चला रहे हैं वो हमारे लोग हैं, हमने उनको रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा। एक्चुअली में तो शासन हम ही कर रहे हैं ना। तो एक डेमोक्रेसी में इलेक्टेड बॉडी को ही राइट होना चाहिए गवर्न करने का, ना कि अनइलेक्टेड बॉडी जैसे कि जुडिशरी, है ना। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरा हो जाएगा इट विल ओवरबर्डन द ऑलरेडी ओवरबर्डन जुडिशरी। जो हमारी जुडिशरी पहली कार्यबोझ से दबी है उसको और ज्यादा वो कार्यबोझ से दबा देगी। इट में गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इससे हितों का टकराव हो सकता है, ठीक है ना। और इट में डिटोरेट द ट्रस्ट ऑफ जुडिशरी इन द माइंड्स ऑफ कॉमन पीपल, इससे आम जनता के मन में जुडिशरी के प्रति विश्वास कम हो सकता है। एज इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के खिलाफ है। तो क्या होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय, आप सब समझ गए पॉइंट वाइज। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? पिछले तीनों टेस्ट के साथ में चौथा टेस्ट फॉलो होना चाहिए। कहां से मोड़ आया है? मेनका गांधी केस से आया है। क्या कहा गया उसमें कि 14, 19, 21 में एक रिलेशन है, तो केवल 21 का वायलेशन करने वाले को 14, 19 का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद फाइंडिंग्स क्या है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में दो हमने केस देखे हैं। कौन सा? AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस 1951, किससे रिलेटेड था? प्रिवेंटिव डिटेंशन। और ADM जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, ये मीसा से रिलेटेड केस था। हमारे को केस पता है, डेफिनेशन पता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा हमारे को कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।